गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के सामान्य परिचय में पार्ट 3 पढ़ेंगे और इससे पहले के वीडियो में हमने भारत के पड़ोसी देशों को, समुद्री पड़ोसी देशों को पढ़ा था। आज हम पार्ट 3 में भारत के तटीय राज्य, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करें तो भारत की कुल जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा जो है वो कितनी है? तो भारत की कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। हम ये कह सकते हैं कि 7517 किलोमीटर है। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत की कुल सीमा कितनी है? तो आपको पता है भारत की स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर थी और जलीय सीमा 7516 किलोमीटर हो गई। इसको लें तो ये आपकी 22,716 किलोमीटर होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत की कुल सीमा 22,716 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे भारत की तटीय सीमा की। तट का मतलब होता है जिसके एक ओर पानी लगता है, जिसके एक ओर पानी लगता है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट से लगते हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट से लगते हैं। जैसे आप मानचित्र में देखना चाहो तो आप देखोगे कि ये वो 9 राज्य हैं जिनकी सीमा तट से लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, कर्नाटक, ये आपका केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद सीमांध्र, सीमांध्र के बाद आप बात करो उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिमी बंगाल। आप इनमें देखोगे तो सबसे लंबी सीमा 1214 किलोमीटर कौन बनाता है? गुजरात। और इसके बाद आप बात करोगे तो 2 नंबर पे सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो बनाता है सीमांध्र, 974 किलोमीटर। 3 नंबर पे जो सीमा बनाता है सर्वाधिक वो 906 किलोमीटर जो है वो तमिलनाडु बनाता है। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, दूसरी लंबी तटरेखा वाला राज्य सीमांध्र, तीसरी लंबी तटरेखा वाला राज्य तमिलनाडु है। सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है? गोवा, और ये केवल 101 किलोमीटर लंबी ही सीमा बनाता है। 101 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा ही इसकी समुद्र से लगती है। तो आपके यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गए। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, दूसरी लंबी तटरेखा वाला सीमांध्र, तीसरी लंबी तटरेखा वाला तमिलनाडु, सबसे छोटी तटरेखा वाला गोवा। इसके बाद हम बात करें तो भारत के 9 राज्यों के अलावा आप एक बार 9 राज्यों के नाम देख लीजिए। सबसे लंबी सीमा गुजरात बनाता है और ये 1214 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। 2 नंबर पे महाराष्ट्र है जो तटीय सीमा बनाता है और ये 4 नंबर पे सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। 3 नंबर पे आपका गोवा राज्य आता है। गोवा केवल 101 किलोमीटर बनाता है और ये सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है। 4 नंबर पे आपका कर्नाटक राज्य आता है। इसके बाद केरल की तटीय सीमा लगती है। इसके बाद आप पूर्वी तट की ओर चलोगे तो तमिलनाडु समुद्र तट से लगता है। तमिलनाडु के बाद सीमांध्र, सीमांध्र जो लगभग 974 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा बनाता है, तटीय सीमा बनाता है, जो दूसरी सबसे बड़ी है। तीसरी सबसे बड़ी तमिलनाडु, चौथी सबसे बड़ी महाराष्ट्र। एक बार आप 8 नंबर को देखें उड़ीसा, 9 नंबर को देखें पश्चिमी बंगाल। तो
तो आपके 9 राज्य ऐसे हैं जो तट से लगते हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, दूसरी लंबी तटरेखा सीमांध्र, तीसरी लंबी तटरेखा तमिलनाडु, चौथी लंबी तटरेखा महाराष्ट्र, सबसे छोटी जो बनाता है वो गोवा बनाता है। इसके बाद आपको पता हो तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी 4 यूटी ऐसे हैं जिनकी सीमा तट से लगती है, और वो हैं हमारे अंडमान निकोबार, उसके बाद आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद आप देखोगे तो पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद आप देखोगे तो दमन एवं दीव। मैं आपको यहां यह बताना चाह रहा हूं कि दमन एवं दीव की ही सीमा तट से लगती है। दादरा नगर हवेली की सीमा पहले भी तट से नहीं लगती थी, इसलिए ये पहले भी 4 यूटी थे जिनकी सीमा तट से लगती थी, अब भी 4 हैं। अब ये दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली दोनों एक हो चुके हैं, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क पड़ेगा, 4 नंबर पे हम नाम लिखेंगे दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली। तो भारत के 9 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा तट से लगती है। आपने देखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन बनाता है, सबसे छोटी कौन बनाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो भी ध्यान से सुने। कोई भी देश होता है, कोई भी देश, जैसे ये भारत है और ये भारत की ऐसे सीमा है, तो सबसे पहले कोई भी देश होता है आप उसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ये आपकी सीमा है, तो इसको सबसे पहले यहां से ऐसे मिलाया जाता है, और ये जो रेखा होती है ये बेस लाइन होती है, आधार रेखा होती है। जैसे आपने देखा ये ऐसे मिल गया, तो ये इसकी बेस लाइन हो गई, बेस लाइन आधार रेखा। इससे क्या होता है, 12 नॉटिकल मील, कितने मील, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, या आप समुद्री मील बोल सकते हो इसको। 12 नॉटिकल मील तक का जो भाग होता है वो उस देश का क्षेत्र होता है, उसी देश का होता है जिस देश का होता है। यहां तक 12 नॉटिकल मील तक जो भी होता है, यानी कि 12 नॉटिकल में हमारे किलोमीटर बनाए तो 21.9 किलोमीटर बनते हैं। किसी भी देश से लगभग 22 किलोमीटर तक जो भी होता है उस पर संबंधित देश का पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है। इसके बाद आप बात करो तो इसे हम क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्षेत्रीय सागर, क्षेत्रीय सागर कहते हैं। आप थोड़ा समझें कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, बेस लाइन से इससे 12 नॉटिकल मील तक का भाग जो होता है वो क्षेत्रीय सागर, मतलब उसी देश का सागर होता है, और इस पर संपूर्ण अधिकार संबंधित देश को होते हैं। मैं आपको थोड़ी बात बता दूं, इसके बाद 12 नॉटिकल मील से आगे 24 नॉटिकल मील तक का जो भाग होता है, ये 12 नॉटिकल मील और ये इससे आगे 24 नॉटिकल मील तक का जो भाग होता है उसको कहते हैं अविच्छिन्न मंडल। क्या कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल कहते हैं उसको, अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। इस अविच्छिन्न मंडल की जो साफ सफाई है, यहां मतलब प्रदूषण होता है तो साफ सफाई, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क सभी लेने का अधिकार संबंधित देश को होता है। तो आप समझें कि किसी देश की बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का भाग उस संबंधित देश का होता है, उसके आगे 24 नॉटिकल मील तक का भाग अविच्छिन्न मंडल कहलाता है, जहां संबंधित देश सीमा शुल्क लेता है, साफ सफाई करता है, सभी वित्तीय अधिकार करता है। इससे आगे देखो, अब फिर से सुनो, आधार रेखा से, इस आधार रेखा, अब की बार यहां से नहीं, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम EEC कहते हैं। इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और ये किसी भी देश से
से समुद्र की ओर उसके अधिकार की बात होते हैं। इस EEC में 200 नॉटिकल मील तक, जैसे यहां आधार रेखा है, इससे 200 नॉटिकल मील तक समुद्री देश मछली पकड़ सकता है, तेल निकाल सकता है, खनिज पदार्थ प्राप्त कर सकता है, यानी कि उसको यहां आर्थिक क्रियाएं करने का अधिकार होता है। तो ये आपकी बातें थी। अब एक बात और बता दूं कि नॉटिकल मील होता क्या है। एक मील जो होती है, सामान्य मील, उसमें 63,360 इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। और यदि एक समुद्री मील की बात करें, समुद्री मील की, तो उसमें 72,960 इंच होते हैं। यह आपके लिए जानकारी की बात है, पटवारी की परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रहे। इसके बाद आप यह भी कह सकते हो, एक मील, मानक मील जो होती है, सामान्य मील, उसमें कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं। और यदि आप एक समुद्री मील की बात करें तो समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो आपने देखा किसी भी देश की आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो उसका क्या होता है? क्षेत्रीय सागर होता है, और उसमें सभी अधिकार उसके पास होते हैं। 24 नॉटिकल मील तक का भाग एविक्शन मंडल होता है, और 200 नॉटिकल मील तक का भाग EEC होता है, जहां आर्थिक क्रियाओं की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे भारत के प्रमुख चैनलों की, प्रमुख जल संधियों की। तो आप देखें, भारत की प्रमुख जल संधि या प्रमुख चैनल, प्रमुख चैनल या जल संधि, प्रमुख चैनल या जल संधि, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा भारत का सबसे प्रमुख चैनल है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री जो चैनल है हमारा, वो सबसे प्रमुख चैनल है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव, अभी मैंने समुद्री पड़ोसी देशों में बताया भी है, मालदीव व लक्षद्वीप को। और लक्षद्वीप में भी आप बात करो तो सिर्फ मिनिकॉय को, मिनिकॉय को। तो ये बात है। दूसरा हमारा प्रमुख चैनल है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री जो चैनल है हमारा, वो किसको अलग करता है? कवारती व मिनिकॉय को। आप इसको ऐसे समझें, ये लक्षद्वीप है और ये मालदीव है। ये आपका मालदीव है, ये आपका मिनिकॉय द्वीप है, और ये कवारती है। इन दोनों को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, इनको 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अब इसके बाद हमारा प्रमुख चैनल आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपको पता है, अंडमान, एक तरफ अंडमान और एक तरफ निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार दोनों को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आप देखें दक्कन चैनल। दक्कन चैनल किनको अलग करता है? तो दक्कन चैनल जो है वो आपके दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान जो है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान, यानी ये अंडमान के ही 2 पार्ट है। ऊपर वाला अंडमान निकोबार में जो ऊपर वाला द्वीप होता है उसमें दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान, अंडमान में 4 मुख्य द्वीप होते हैं, उसमें दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में दक्कन चैनल है। कोको चैनल, कोको चैनल किनको अलग करती है? तो कोको चैनल अंडमान, अंडमान निकोबार व म्यांमार को अलग करती है। आपको मैंने बताया भी है, कोको द्वीप म्यांमार का है और भारत म्यांमार के मध्य विवादित भी रहा है। वहीं पे कोको चैनल है जो अंडमान और म्यांमार को अलग करती है। इसके बाद ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल ये भी आपको पता है, एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा बिंदु है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट, इंदिरा बिंदु व इंडोनेशिया को अलग करता है। इंडोनेशिया में भी यहां कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। तो ये आपकी बात थी प्रमुख चैनलों की। फिर से देखें, 8 डिग्री चैनल मालदीव व लक्षद्वीप को अलग करता है, 2
देश हो गए ये भी। 9 डिग्री चैनल कवारती मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। डक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। कोको चैनल अंडमान व म्यांमार को अलग करता है। ग्रेट चैनल इंदिरा बिंदु व इंडोनेशिया को अलग करता है। तो ये आपके प्रमुख चैनल हो गए। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे भारत के राज्य व यूटी, यानी कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पता है भारत में पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य। 29 राज्य थे। उनमें से जम्मू कश्मीर राज्य कम हो गया क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो हमारे राज्य कितने हो गए वर्तमान में? 28। पहले हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश थे 7, और जैसे जम्मू कश्मीर टूटा तो उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो अब कितने यूटी होने चाहिए? 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में भारत में कितने यूटी हैं? 8। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। तो इस प्रकार भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हम बात करेंगे अगली बात, भारत के 23 राज्य भारत के 23 राज्य हैं और 6 यूटी हैं जो सीमा पर स्थित हैं। यानी कि भारत के 23 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश सीमा पर स्थित हैं, और बाकी जो 5 राज्य और 2 यूटी हैं वो आंतरिक भाग में स्थित हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य सीमा पर स्थित हैं? भारत की सीमा पे 23 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6। कितने राज्य आंतरिक हैं? 5, और कितने यूटी आंतरिक हैं? 2। अब हम बात करेंगे इन आंतरिक राज्यों की। तो ये कौन कौन से आंतरिक राज्य हैं उन पे आप देखेंगे थोड़ा सा। हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो आंतरिक हैं? तेलंगाना आंतरिक भाग में है। दूसरा छत्तीसगढ़, जिसकी किसी से सीमा नहीं लगती। झारखंड ने तो किसी देश से लगती न समुद्र से लगती है। मध्य प्रदेश और हरियाणा, और यूटी में सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जो आंतरिक हैं। तो आप इस मानचित्र में देखोगे तो जैसे आपको दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ है, इसकी सीमा आंतरिक है। ये आपका तेलंगाना है, ये मध्य प्रदेश है, ये झारखंड है, और ये आपका हरियाणा है। बाकी सब जो हमारे राज्य हैं वो या तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं या समुद्र तटीय स्थित है, समुद्र के तट पर स्थित है। अब हम एक एक राज्य की बात करेंगे। तो आप सबसे पहले देखें तेलंगाना को। तेलंगाना की हम बात करें तो यह भारत का नवीनतम राज्य है, क्योंकि भारत में राज्यों की बात करें तो सबसे बाद में तेलंगाना ही बना है। तेलंगाना के बाद भारत में कोई राज्य नहीं बना है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। तो अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तो साहब ये भारत का 29वां राज्य बना था। वो एक अलग बात है कि अब भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन जिस दिन ये बना उस दिन 29वां राज्य था। तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,14,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नया राज्य है, तो इसके पड़ोसी राज्य भी पूछे जा सकते हैं कि तेलंगाना के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे लंबी सीमा इसमें बनाता है सीमांध्र।
लंबी। सबसे लंबी सीमा तेलंगाना के साथ कौन बनाता है? सीमांध्र। उसके बाद आपके कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो इससे लगते हैं? कर्नाटक लगता है, आपके महाराष्ट्र लगता है, और आपके छत्तीसगढ़ लगता है, और पांचवा जो राज्य है वो उड़ीसा है, सबसे छोटी। मैं आपको बता दूं, भारत में जो मानचित्र आ रहे हैं उनमें कुछ मानचित्रों में तेलंगाना की सीमा उड़ीसा से नहीं दिखाई जाती है। आप इसमें देखोगे तो आपको दिख जाएगी कि ये आपका तेलंगाना है, और इसकी सीमा यहां किससे लग रही है? उड़ीसा से लग रही है। सबसे छोटी सीमा उड़ीसा के साथ लग रही है। बिल्कुल सही बात है, आप इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला राज्य रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो हम देख लेते हैं कि तेलंगाना से जो अलग हुआ, यानी तेलंगाना सीमांध्र से अलग हुआ, तो अब सीमांध्र का क्या हुआ? तो सीमांध्र जो है, जो आंध्र प्रदेश था वो आपका सीमांध्र बन गया। आंध्र प्रदेश जो था वो आपका सीमांध्र बन गया। अब सीमांध्र की बात करें तो सीमांध्र एक नया राज्य बन गया। इसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। इसकी राजधानी अमरावती बनेगी। याद रखना, तेलंगाना जो है उसको राजधानी पुरानी मिली है हैदराबाद, उसको राजधानी पुरानी मिली है। राज्य नया है, राजधानी पुरानी है। आंध्र प्रदेश राज्य पुराना है, राजधानी नई बनेगी अमरावती। याद रखना, अमरावती के दो नाम अभी भारत में चल रहे हैं, जो द पीपल्स कैपिटल, द पीपल्स कैपिटल, और एक इसका नाम है भारत का सिंगापुर। याद रखना आप ये दोनों ही नाम, द पीपल्स कैपिटल और भारत का सिंगापुर। आपसे जब द पीपल्स कैपिटल पूछा जाता है तो आप चंडीगढ़ बता देते हो क्योंकि वो नियोजित शहर है, लेकिन अभी भारत का सबसे नियोजित शहर बसेगा अमरावती, और इसको द पीपल्स कैपिटल और भारत का सिंगापुर कहा गया है। इसके बाद हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे राजस्थान की। जो मुख्य मुख्य हमारे राज्य हैं हम उनमें बात करने वाले हैं। राजस्थान, राजस्थान की बात करें तो सबसे पहली बात आपकी क्या बनती है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। यहां जो बच्चे राजस्थान से संबंधित हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तब बना जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश बड़ा राज्य था, अब राजस्थान बड़ा राज्य है। हम बात करें समय की तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और उस दिन राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब इसके बाद हम सीधी, क्योंकि हम भारत के भूगोल में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की भूगोल नहीं पढ़ रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम के राज्यों का क्रम क्या है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये तो हमें पता ही था। 2 नंबर पे हमारा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और 4 नंबर पे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ये आपको पढ़ना है कि भारत के बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। अब भी आंध्र प्रदेश बड़ा नहीं बचा क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं 3 नंबर पे जिस राज्य की बात करेंगे वो करेंगे गोवा की। गोवा, तो गोवा में आप थोड़ा समझें इस बात को कि गोवा की क्या खास बात है। तो गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे
छोटा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, तो ये क्षेत्रफल में क्या है? सबसे छोटा राज्य। इसका क्षेत्रफल है कितना? 3702 वर्ग किलोमीटर है। 3702 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा है। और इसके बाद छोटे राज्यों का हम यदि क्रम देखें तो सबसे छोटा कौन है, इनकी बात करेंगे। सबसे छोटा राज्य गोवा, गोवा के बाद छोटा राज्य सिक्किम, यानी गोवा से थोड़ा बड़ा, सबसे छोटा गोवा हो गया तो इससे थोड़ा बड़ा सिक्किम, इससे थोड़ा बड़ा त्रिपुरा, और उसके बाद नागालैंड। आप समझ सकते हो ये जो है ये आरोही क्रम है, आरोही क्रम, चढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि ये बड़े होते जा रहे हैं। और ये आपका अवरोही क्रम है, ये आपका अवरोही क्रम है, उतरता हुआ, ये छोटे होते जा रहे हैं, ये बड़े होते जा रहे हैं। तो ये आरोही क्रम है राज्यों का, और ये अवरोही क्रम है। आप ध्यान रखें इस बात को। गोवा में मैं आपको थोड़ी बात और बताना चाहूंगा। गोवा जो है इसकी खास बात और सुनेंगे। गोवा की बात करें तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली गोवा में आए थे, आपको पता होगा। और पुर्तगाली गोवा में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और भारत में आपको पता हो तो सबसे बाद में भी कौन गए? पुर्तगाली। तो भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाले विदेशी कौन थे? पुर्तगाली। दोनों का ही उत्तर एक है। आपको पता होगा कि गोवा को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर, ऑपरेशन विजय ये अभियान का नाम है, ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया। यानी भारत के साथ स्वतंत्र नहीं हुआ गोवा। गोवा 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय सेना ने स्वतंत्र करवाया। और इसी के साथ दमन एवं द्वीप भी आजाद करवाया। ये बात क्लियर हो गई। पुर्तगालियों के कब्जे में हमारे दादरा नगर हवेली भी था, लेकिन उसको 1954 में ही स्वतंत्र करवा लिया गया था। अब आपको एक बात और है, भारत में पुर्तगालियों की देन, यानी भारत में जो पुर्तगाली आए उन्होंने भारत को क्या क्या दिया, क्योंकि वो हमारे से थोड़े एडवांस थे उस समय, तो उन्होंने हमें क्या क्या दिया। एक तो युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या तंबाकू उन्होंने दिया। 2 नंबर पे आलू, सुविधाजनक है ये तो आलू। 3 नंबर पे प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पुर्तगाली ही भारत में लेके आए थे। और एक समुद्री जहाज का निर्माण, क्योंकि पुर्तगाली समुद्री जहाज लेके आए थे, नाव लेके आए थे, तो उसके निर्माण की टेक्निक हमें दी। तो ये हमें पुर्तगालियों ने दिया। और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। इसके बाद हम अगला राज्य जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये हमारा 4 नंबर राज्य, क्योंकि हमने सबसे पहले तेलंगाना को पढ़ा, फिर राजस्थान को पढ़ा, फिर गोवा को पढ़ा, अब उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले क्या खास बात है आपको मानचित्र में ही बता देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। आज मेरा इस टेक्निक से वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अब मैं आपको बार बार मानचित्र में समझा सकूं। कुछ बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो ये कोई फिल्म तो है नहीं कि इसमें वीडियो देखने से मजा आएगा। आप नॉलेज चाहते हो तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। आप देखो ये उत्तर प्रदेश है, या सबसे पहले इसके उत्तराखंड की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश यहाँ है तो उत्तराखंड की सीमा लगती है। आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश यहां से यहां तक आ गया, यहां तक, और यहां तक आप देखोगे तो ऊपर इसकी सीमा लग गई हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हरियाणा से। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा लगी राजस्थान से। उसके बाद आप बात करो तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद देखो यहां उत्तर प्रदेश कहां से कहां आ गया, थोड़ा मानचित्र में देखोगे तो पता चलेगा।
ऐसे उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। ये आपका राज्य छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के साथ लग गई। फिर आप देखो झारखंड, झारखंड के साथ लग गई, और फिर बिहार, बिहार के साथ लग गई। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 8। आप लिख सकते हो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और अभी एक और बच गया, और एक और ये यूटी बच गया, दिल्ली। दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश इसलिए विशेष है कि उत्तर प्रदेश से भारत के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है। जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर जिलों से सीमा बनाने वाला जिला पाली है, ऐसे ही आपके भारत में अंतर्राज्यीय दूसरे राज्यों के साथ सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीमा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। एक आपको पता ही उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये आपकी खास बात थी। एक बार मैं लिख देता हूं, उत्तर प्रदेश 8 राज्य व एक यूटी के साथ सीमा बनाता है, आपको पता है। और ये 8 राज्य कौन से हैं? तो आप शुरू हो जाओ मानचित्र के अकॉर्डिंग ही। और सबसे पहला हमने मानचित्र में क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और आपके 8 नंबर पे सीमा लगती है बिहार से, बिहार से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। यूपी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश की बात कंप्लीट हुई। इसके बाद हम अगली बात देखेंगे सिक्किम को। सिक्किम में क्या खास है? तो अभी आपको बताता हूं सिक्किम में क्या है। अभी पिछले दिनों कलर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिससे केवल एक राज्य की सीमा लगती है। तो आप देखो यहां मानचित्र में थोड़ा गौर करोगे तो आपको दिखेगा ये भारत का सिक्किम राज्य है, ये भारत का सिक्किम राज्य है जो केवल एक राज्य से लगता है। इसकी सीमा केवल एक राज्य से लगती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पश्चिमी बंगाल कलकत्ता के आसपास ही नहीं, देखो यहां नेपाल के लग गया, इधर सिक्किम के लग गया, इधर भूटान के लग गया। तो सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम की खास बात क्या हो गई? एक ही राज्य से सीमा बनाता है। और अब आप इसकी पूरी डिटेल देखिए। इसके पूर्व में क्या है? सिक्किम के पूर्व में भूटान है, भूटान। पश्चिम में क्या है? सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, नेपाल। और उत्तर में क्या है? तिब्बत। और सिर्फ दक्षिण में भारत है। और भारत का केवल पश्चिमी बंगाल जो है वो सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। तो आपको समझ में आया सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला कौन है? सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। और सबसे कम राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य सिक्किम है जो केवल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं। भारत के 7 पूर्वी राज्य, अभी आजकल तो ऐसे बच्चे कम ही बचे हैं जिनको इन राज्यों का नाम नहीं पता हो, लेकिन फिर भी आप देखें कि भारत के कौन से राज्य ऐसे हैं जिनको 7 सिस्टर राज्य कहा जाता है। तो आप इस मानचित्र में देखोगे तो ये तो भूटान हो गया, पहला अरुणाचल प्रदेश,
इसके बाद ये असम, इसके बाद ये मेघालय, मेघालय, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आप देखो 1 2 3 4 5 और छठा असम और सातवां मेघालय। ये 7 सिस्टर राज्य हैं, ये भारत के 7 सिस्टर राज्य हैं। और आपको पता है 2000 में 7 सिस्टर राज्यों में 8वां राज्य सिक्किम शामिल कर दिया गया। तो आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है 7 सिस्टर राज्यों में, वो क्या याद रखनी है कि ये राज्य किस लिए बनाए गए, तो इनको विकास के लिए अलग एक यूनिट बनाया गया है। और इन 7 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मेघालय हो गए। अब उत्तर से दक्षिण सोचें, आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम और मिजोरम के बाद त्रिपुरा। ये आपके 7 सिस्टर राज्य हैं। और इनमें 8वां कौन बन गया, सिक्किम। अब सवाल आ जाए कि साहब सिक्किम को 7 सिस्टर राज्यों में कब जोड़ा गया, तो सन 2000 में, सन 2000 में जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की। जैसे केंद्र शासित प्रदेश हमारे बाकी हैं, इसी के साथ हमारा सामान्य परिचय जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया था भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। हम सबसे पहले अंडमान निकोबार को लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है, तो आपको पता है ये जो हमारा भारत है, इस भारत में इधर बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार, ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 8249 वर्ग किलोमीटर। और ये जब तक लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश, जब तक लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, तब तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या था, तब तक सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब नहीं है। जनघनत्व कितना है इसका, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह पूछा जाता है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी तक लद्दाख के जनसंख्या के आंकड़े नहीं आए, वो अब 2021 की जनगणना के बाद आएंगे। और जैसे आएंगे तो लद्दाख न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। अभी तक अंडमान निकोबार ही है। इसके बाद आप देखो तो इसकी राजधानी कहां है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो कहां है, तो ये दक्षिण अंडमान में है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, उसमें से दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहां 2 ज्वालामुखी हैं, एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नरकोडम। ये आपने भौतिक प्रदेश में पढ़ा है, मैंने बहुत विस्तार से बात बताई कि बैरन और नरकोडम में क्यों ज्वालामुखी आती हैं, क्यों नहीं आती हैं। इस द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहते हैं। आप ये याद रखें कि इसको क्या कहते हैं, मरकत द्वीप भी कहते हैं। इस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आपको पता है ये ज्वालामुखी से निर्मित है और ये वास्तव में पर्वतों के समुद्र से बाहर निकले हुए भाग हैं। सर्वोच्च चोटी अंडमान निकोबार की सैंडल पीक है, जो 738 मीटर ऊंची है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। अब मैं आपको बताऊं, पोर्ट ब्लेयर में सेंट्रल जेल स्थित है, सेंट्रल जेल।
और अंग्रेजों के समय में यहां भारतीयों को काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी, काला पानी क्यों कहा जाता था? क्योंकि अंडमान निकोबार की जेल से कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता, इसलिए इसको काला पानी कहा जाता था। यहां से काला पानी से, सेंट्रल जेल से, भारत का एक स्वतंत्रता सेनानी रहा है वी.डी. सावरकर, जो वहां से भाग गया था, ऐसा माना जाता है। इतिहास अपने हिसाब से इसका वर्णन करता है। और वी.डी. सावरकर एकमात्र ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जो वहां से जीवित भाग गया था। और इस वी.डी. सावरकर ने इस सेंट्रल जेल की दीवारों पर, ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल जेल की दीवारों पर 1857 की क्रांति का इतिहास लिख दिया था वी.डी. सावरकर ने। और वी.डी. सावरकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, आपने नाम सुना होगा, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ये पुस्तक किसकी है? वी.डी. सावरकर की। ये वी.डी. सावरकर ने लिखी थी, आपको पता हो तो। इसके बाद हम लक्षद्वीप समूह को पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार के बाद हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की हम बात करें तो ये कहां है? आपको पता है, अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप अरब सागर में है। इसका क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको पता है 32 वर्ग किलोमीटर बहुत कम क्षेत्रफल है और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। यहां की कुल जनसंख्या 64,429 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहां जनसंख्या बहुत कम है और इसीलिए आपको पता हो तो यह एक भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है और यहां मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य है। ये आपकी बात थी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। लक्षद्वीप जो है वो परवाल भित्ति से बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। पुदुचेरी को हम देखते हैं। पुदुचेरी की राजधानी भी कहां है? पुदुचेरी। पांडिचेरी भी कह सकते हो, पुदुचेरी भी कह सकते हो। इसके बाद आप देखोगे तो इसका क्षेत्रफल, पुदुचेरी का क्षेत्रफल केवल 479 वर्ग किलोमीटर है और इसमें पुदुचेरी के 4 जिले हैं। 4 जिले जो 3 राज्यों में हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 4 जिले हैं और 3 राज्यों में। जीके में आप ये भी कह सकते हो कि ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले, चारों की आपस में सीमा नहीं लगती। पहला जो पुदुचेरी में है जिला, वो खुद पुदुचेरी ही है। आपको पता ही है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो मुख्य पुदुचेरी है वो कहां है? तो यह आपकी तमिलनाडु राज्य में है। आपको पता होनी चाहिए पुदुचेरी कहां है? तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कराईकल। कराईकल कहां स्थित है? कराईकल भी कहां स्थित है? तमिलनाडु में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पुदुचेरी के 2 जिले किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एक आपका जिला है यनम। यनम जो आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। यनम आंध्र प्रदेश में है। और चौथा जिला है माहे। माहे जो केरल राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? केरल राज्य में। आपको याद रखना है पुदुचेरी में ये 4 जिले हैं और ये इन 3 राज्यों में 1, 2 और 3। ये पुदुचेरी किसके अधीन था पहले? फ्रांस के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रांस के। और ये कब स्वतंत्र करवाया गया? 1 नवंबर 1954 को।
यह भी भारत के बाद स्वतंत्र हुआ है। फ्रांस से 1 नवंबर 1954 को यह स्वतंत्र करवाया गया। पुदुचेरी की आपको इतनी बात याद रखनी है कि पुदुचेरी जो है वो क्षेत्रफल कितना है, 4 राज्य हैं, 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में हैं। इसके कौन कौन से जिले? पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है। अब हम अगला केंद्र शासित प्रदेश बढ़ते हैं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है साहब? 114 वर्ग किलोमीटर। जिले कितने हैं? एक ही जिला है और यह हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित है। और आपको पता है हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी भी यही है, दोनों की राजधानी भी यही है। इसके बाद हम अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप। दमन एवं द्वीप, इसका प्रश्न यह पूछा जा सकता है इसकी राजधानी कहां है, क्योंकि अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है तो इसकी राजधानी है दमन। कहां है? दमन। राजधानी कहां है? दमन। इसके बाद आप देखो तो ये कब बना, ये दोनों को कब एक बनाया गया? तो 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप को एक कर दिया गया। ये इसकी खास बात है। फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश बचा दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो 1183 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है और यहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यह भारत का सर्वाधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद मैं आपको एक छोटे से वीडियो में पुणे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना, उनका पुनर्गठन और उनकी विशेष बातें अगले वीडियो में, एक छोटे वीडियो में आपको दोबारा बताऊंगा। धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आई होगी। ये टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, इसलिए आप इसको मानचित्र में बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा।